सो अर्लियर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना? स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कल हमने बात की थी, एंड वी केम टू नो टिल नाउ दैट देयर आर जनरली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड Bose-Einstein and condensate. And yesterday we also discussed about what is plasma. And hello sir, hello beta Junaid. So and we also discussed about क्या नाम है इसका कि क्या होता है आपका प्लाज्मा. We came to know that अगर आप किसी भी गैस का लाइक हीलियम है, नियॉन है, उसका अगर आप क्या करो, तापमान बहुत इंक्रीज करोगे तो वो गैस जो है वो आयोनाइज्ड हो जाएगा. आयोनाइज होने से मुराद होता है कि वो अपने आखिरी जो शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, लूज करेगा, और नाउ इट विल बी टर्न्ड एज एन आयन, एंड नाउ दैट विल एक्ट एज नथिंग बट अ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर व्हिच विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्लाज्मा. एंड वी हैव नेचुरल फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मा, जैसे कि मैंने बोला था जो लाइटनिंग हो जाती है, मैंने बोला था जो आपका सोलर फ्लेयर्स है, कोरोनल मास इजेक्शंस है, या सन और अलग जो स्टार्स है उनकी भी, उनका जो ग्लो भी है, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ प्लाज्मा ओनली, बिकॉज दे डू हैव a very high temperature within them, that is why they form what, plasma. अच्छा, उसके बाद एक और स्टेट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, that was Bose-Einstein condensate. मैंने कहा था कि जब आप एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे किसी भी गैस को ले जाओगे तो हमें क्या हासिल होता है, एक नया स्टेट ऑफ मैटर which will be known as Bose-Einstein condensate. अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक और बात कही थी, दैट क्या नाम है इसका, हाँ, ये जो आपका प्लाज्मा है वो हम नियॉन साइंस या नियॉन बल्ब्स उसमें भी देखते हैं. नियॉन साइंस जो हमारे रोड साइड पे अक्सर वो साइंस वगैरह बने हुए होते हैं, उसमें भी आप प्लाज्मा को पा सकते हैं. नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू टुडे इज, जिसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स. इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट जो है, मैटर के कितने स्टेट है नॉर्मली अगर हम बात करें, फिलहाल हम 3 को कंसीडर करेंगे. लेट्स सपोज क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हम चाहेंगे कि अगर आप देखो आपका जो मैटर है उसके स्टेट्स जो है वो कैसे इंटर कन्वर्टेबल है. तो अगर मैं इसकी एक छोटी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, आप भी बनाएंगे. फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर लिक्विड, लेट्स सपोज यहां पर सॉलिड बनाने की कोशिश करेंगे, और इधर लिखेंगे हम गैस. ठीक है, और हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा है दैट दे कैन बी सिंपली इंटर कन्वर्टेबल. ऐसे में लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, इसी तरह से इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और ये इसमें कन्वर्ट होगा. सिमिलरली सॉलिड कैन बी कन्वर्ट इनटू गैस एंड gas can be converted into solid. Now let's name all of the processes. First of all, जब भी आपका solid किस में convert होगा, liquid में. solid को आप जब मेल्ट करोगे तब वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, है ना. जैसे आइस को क्या देंगे, तापमान, टेम्परेचर, वो किस में घुल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा, वाटर में. तो आप इस वाले प्रोसेस को लिख सकते हैं मेल्टिंग. क्या लिख सकते हैं, मेल्टिंग. और इन अदर वर्ड्स फ्यूजन, है ना. मेल्टिंग और फ्यूजन बात एक ही है. अच्छा, लिक्विड से अगर कोई चीज सॉलिड बनती है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लिक्विड से कोई चीज, फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो कॉल दैट एज सॉलिडिफिकेशन. फ्रीजिंग भी सही टर्म है, कोई इसमें गलत नहीं है. तो आप इसको लिख सकते हैं या फ्रीजिंग स्लैश, यू कैन ऑल्सो राइट सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफिकेशन सही है. अच्छा, अगर आपने लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया, गैस में, ये वाला मैं नीचे वाला कह रहा हूं, अगर आपने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, जरा बताओ बेटे इसको क्या कहेंगे. सर, whenever the liquid is converted into gas we will call it as condensation. Condensation. अच्छा, लेकिन अगर गैस ही लिक्विड बने, सॉरी लिक्विड ही, मैंने उल्टा मत बोला, मैंने उल्टा ही बोल दिया मेरे ख्याल से. हाँ, तो लिक्विड को जब गैस बनेगा दैट विल बी वेपोराइजेशन, लेकिन गैस से जब क्या बनेगा, लिक्विड, दैट विल बी कंडेंसेशन. तो ये वाला हम ये इसको सही मानेंगे, लेकिन एरो मैंने उल्टा दिखा दिया, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट. अगर हम इसकी बात करें, किसकी, इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये आप देखिएगा जब आपका गैस किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, वी विल बी कॉलिंग दैट एज कंडेंसेशन. बट इफ लिक्विड इज बीइंग कन्वर्ट इनटू गैस, उसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन. ये मैम चल नहीं रहा, उन्होंने बोला जुनैद आपको जरा इसको आप नजर दे दो, कुछ जुगाड़ आएगा आपको करना. इवापोरेशन और वेपोराइजेशन. वैसे बच्चा एक लिख रहा है वहां से, तो चल तो रहा है यहाँ पे, तो एंड का ये आ रहा है ऑप्शन, दैट मींस इट्स वर्किंग. वो तो सही बात है. जुनैद बोल रहा है नहीं चल रहा है, फिर ये कौन सा जुनैद है, चल रहा है, क्या मुसीबत है. ठीक है,
समझा रही बात? तो क्या कहा हमने अभी तक जो हम बात कर रहे थे, we were discussing about nothing but the interconversions of the states of matter. We saw if solid is there and we are supposed to convert it into liquid, तो उस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन. अगर उल्टा करेंगे, दैट इज लिक्विड से किसको बनाएंगे, सॉलिड को, तो या तो फ्रीजिंग कहेंगे या तो सॉलिडिफिकेशन. हाँ, अगर आपने एक लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना होगा, गैस में, तब जाके उसको कहते हैं हम कंडेंसेशन करना. अगर उल्टा करेंगे आपने किया, आपने गैस को किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में, उसको क्या कहेंगे, सॉरी, हाँ, लिक्विड को जब आप गैस में करोगे तो इवापोरेशन, गैस को जब लिक्विड में करोगे तो कंडेंसेशन. सॉरी. अच्छा, या फिर वेपोराइजेशन. सॉलिड से गैस, बताओ, सॉलिड से जब आप गैस में कन्वर्ट करोगे, सॉलिड को जब गैस में कन्वर्ट करोगे तो उस टाइम उस चीज को क्या कहेंगे, दैट विल बी नोन एज सब्लिमेशन. इसको लिखेंगे हम, इस वाले को सब्लिमेशन. अच्छा, अगर अब आपने गैस से क्या किया, सॉलिड, वी विल कॉल इट एज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन. तो दीज आर डिफरेंट इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स. ऐसे आपको ये ट्राइंगल याद रखनी है, ये डिफरेंट आपको पैरामीटर्स याद रखने होंगे, ताकि आगे जाके जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो तब जाके उस चीज को आप क्या कह सकते हैं. दैट इज हाउ यू विल सिंपली जॉट इट डाउन. ठीक है, हाँ जी, गैस से लिक्विड में सॉलिड दोनों कंडेंसेशन. हाँ, यस. या इसको आप क्या नाम है इसका, सॉलिड से जब गैस हो जाएगा ना कन्वर्ट, इफ देयर इज सॉलिड एंड इट इज बीइंग कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस. देखो यहां पर वर्ड मैंने डायरेक्टली इस्तेमाल किया. अक्सर आप देखोगे जब भी सब्लिमेशन होती है ना, मान के चलो मेरे पास अगर कैम्फर है, एक तरह का केमिकल है, या मेरे पास अगर नैफ्थलीन बॉल्स है, नैफ्थलीन बॉल्स आपने देखी है जो कपड़ों में डालते हैं, आप डालते हैं ना कई समय के लिए उनको, फिर जब आप अचानक से देखते हो तो वो तो गायब हो गए उधर से. तो वो क्या, उन्होंने कोई लिक्विड उधर डाला होता है क्या, कोई मॉइस्चर होता है उधर, फिर क्या होता है, वो डायरेक्टली हो गए होते हैं कन्वर्ट किसमें, गैसियस स्टेट में. तो दैट इज व्हाई हम उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. बट व्हेन इट कम्स टू गैस टू सॉलिड, देन हम उसको क्या कहते हैं उस टाइम, कंडेंसेशन. डन. अच्छा, एक और टर्म में आप इंट्रोड्यूस करने चाह रहा हूं, इसके बाद इसको प्लस करिए इसको. हाँ, नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस नाउ आफ्टर दिस, वो ये कि दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. व्हाट इज दिस, लेटेंट हीट. अब इसके फिर कई प्रकार है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. बट व्हाट इज एक्चुअली लेटेंट हीट, यू शुड आल्सो नो दिस. क्या लगता है आपको लेटेंट हीट क्या होती होगी, शाबाश, कभी सुना है इसके बारे में, क्या होती है लेटेंट हीट, शाबाश. हाँ, वेपोराइज करेगा लिक्विड को. अच्छा, आप मेरी बात पहले ऐसे सुनो. मान के चलो मेरे पास अगर एक बर्तन है, ऐसे है ना, इसमें क्या रखा मैंने, पानी. इसमें जब सर आपने पानी रखा, इसको आप नीचे से क्या कर रहे हो, हीट कर रहा हूं मैं. सर इसका मतलब यह हुआ कि इस पानी में अब क्या आएगा, उबाल आएगा. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. अब एक समय ऐसा पहुंचेगा, ध्यान रखना, एक समय ऐसा पहुंचेगा जहां पर इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान रखना कौन कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दे विल बी नथिंग बट इक्वल. ध्यान रखना, मैंने एक और टर्म इंट्रोड्यूस की, आई हैव यूज्ड अ डिफरेंट टर्म राइट नाउ. मैंने क्या किया, मैंने बोला अगर भी किसी भी चीज का अगर आपको क्या मेंशन कर रहा होगा, बॉइलिंग पॉइंट, तो तुरंत आप लिखेंगे सर ऐसा टेम्परेचर at which vapor pressure of the liquid becomes equal to its what, atmospheric pressure. At that moment you will simply call that temperature as nothing but boiling point. कुछ ऐसा समझ, मैंने क्या कहा सर, आपने कहा कि किसी भी लिक्विड का अगर आपने क्या करना हो डिफाइन, बॉइलिंग पॉइंट, तो तुरंत आप कैसे करेंगे डिफाइन, आप कहेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट हुआ ऐसा तापमान कि जब आपके लिक्विड का कौन सा वाला प्रेशर, वेपर प्रेशर. मान के चलो जब आपका लिक्विड किस में बन रहा है, वेपर्स बन रहा है, और वो वेपर उल्टा फिर उसी लिक्विड में क्या डालते होंगे, प्रेशर डालते होंगे ऑब्वियसली, और बाहर से क्या है, एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर. तो दरअसल आप लड़ रहे हैं ना एटमॉस्फेयर के प्रेशर से. आप हीट अप क्यों करते हैं किसी भी चीज को, ताकि किसमें वो कन्वर्ट हो, वेपर्स में. लेकिन आपको दबा कौन रहा है ऊपर से, एटमॉस्फेयर, तो आप उसी के खिलाफ तो लड़ रहे हैं, तो भी तो हमें हीट कंज्यूम हो रहा है. अगर प्रेशर भी होता वो तो जल्दी फिर क्या हो जाता, किसमें कन्वर्ट, वेपर्स में. तो इस वजह से आप अक्सर देखा करोगे जब आप हायर रीचेस पे जाओगे ना, द हायर यू गो द कूलर यू फील. क्या वहां पर दबाव होता है ज्यादा गैस का कि कम, तो उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उधर की ज्यादा. क्यों, आपको क्या लगेगी,
ज्यादा हीट लगेगी ना, नीचे से ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए वैरी करता है जब आप ऑल्टीट्यूड में जाते हो ना, इसीलिए वहां पर थोड़ा टाइम लगता है खाना पकाने में, या आप कहोगे कि आपका जो ऑल्टीट्यूड के साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसीलिए क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आई बात समझ? तो यहां पर क्या मैंने कहा, सर द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मोमेंट वी विल कॉल इट एज अ बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक क्लियर? अब देखना होगा क्या सर, आप जब किसी भी लिक्विड को नीचे से क्या करते हो, हीट अप करते हो, तो असल में आप उसको बॉयल लाने की कोशिश करवाते हो, सही है? तो उसको आप लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, वेपर्स में। लेकिन एक समय ऐसा पहुंचता है, मान के चलो अगर ये पानी है, पानी की बात करेंगे, एक समय ऐसा पहुंचता है कि टेम्परेचर आपने कितना मान के चला, मतलब आपने कितना इंक्रीज किया टोटल में, 100। जब आपने 100 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया, इट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, इट इज द टेम्परेचर एट विच योर वाटर स्टार्ट्स टू व्हाट, बॉयल। तो लेकिन उसके आगे भी तो आप टेम्परेचर को, तापमान को इंक्रीज करते जा रहे हो ना, क्या ये उसके आगे कुछ और कर सकता है? नहीं, ये तो बॉयल होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ये कॉन्टिन्यूसली किस में कन्वर्ट होता जाएगा, वेपर्स में। लेकिन अक्सर हम बोलते हैं कि स्टीम कॉजेज मोर बर्न देन व्हाट, देन द बॉइलिंग वाटर। व्हाई? बिकॉज दैट स्टीम कंटेन्स छुपा हुआ हीट। मान के चलो 100 तक आप चले गए, वहां से आप लगा रहे हो थर्मोमीटर, 100 से 100 तक पहुंचा, इधर आपने देखा कि पानी में क्या आने लगा, उबाल, लेकिन उसके आगे उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जो खास फर्क नहीं पड़ रहा है ना, वो तापमान असल में स्टोर होता जा रहा है छुपी हुई हीट में, इसीलिए उस वक्त उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट। एंड लेटेंट का मतलब ही होता है छुपा हुआ। आई बात समझ? द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, The word latent means nothing but hidden। अब ये hidden heat क्या होगी सर? hidden heat एक ऐसी हीट होती है कि जब आपका जो चेंज होता है स्टेट का, मान चाहे सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, कोई भी स्टेट अगर चेंज हो, उस स्टेट चेंज के दौरान अगर बॉइलिंग हो गई तो हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर क्या नाम है इसका, मेल्टिंग हो रही है तो हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना? तो उस वक्त दोनों सूरतों में असल में हीट छुपी रहती है और वो फिर सीरियस डैमेज कर सकती है किसी भी पर्सन पे। तो दैट इज द थिंग विच वी दैट वी कॉल इट वाज व्हाट, लेटेंट हीट। आप इसमें 2 लाइनें पहले लिखो जल्दी से, लेटेंट हीट क्या होता है, जल्दी से देखो। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। द वर्ड लेटेंट, वो आया था ना एक शो, इंडियाज गॉट लेटेंट, समय रैना का, इसमें बात कर रही थोड़ा, है ना? द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, फुल स्टॉप। लेटेंट heat is the amount of heat, latent heat is the amount of heat, लिखा बेटा, latent heat is the amount of heat absorbed or released, amount of heat absorbed or released by a substance undergoing a change of state, example, ice changing to water, example, ice changing to water, or ice changing to water, or water to steam, at constant temperature. Do mention this and underline this, at constant temperature, at constant टेम्परेचर। क्योंकि तापमान में आपको कोई भी बढ़ोतरी नहीं नजर आएगी, बट उसकी वजह से जो स्टीम है ना वो बड़ी डेंजरस बन जाएगी, क्योंकि वो उसमें छुपी रहती है। अच्छा, आप लिखेंगे नीचे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहला लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने अक्सर देखा है और कई एग्जाम्स में ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया है, उधर इसकी डेफिनेशन लिखी है, नीचे लिखा है ये क्या है, क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है या इवेपोरेशन, जो भी है। दे हैव सिंपली आस्क्ड द डेफिनेशन, आई विल शो यू। आप लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, is defined as the amount of heat energy. Latent heat of fusion is defined as the amount of heat energy that is required to change 1 kg, that is required to change 1 kg of a solid into a liquid.
1 kg of a solid into a liquid, क्योंकि फ्यूजन करना है, solid into a liquid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure, at its melting point, दोनों आप अंडरलाइन करेंगे, at atmospheric pressure, at its what? Melting point. Full stop. Latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. नीचे लिखेंगे, latent heat of vaporization is the heat energy. Latent heat of vaporization is the heat energy required to change. इसमें क्या होगा? लिक्विड से गैस, है ना? Required to change 1 kg of a liquid. Required to change 1 kg of a liquid to a gas. To a gas at atmospheric pressure, at its boiling point, at atmospheric pressure at its boiling point. फुल स्टॉप आप एरो करके इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में ऐड कर सकते हैं, दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. दिस माइट ऑल्सो बी आस्क्ड, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अच्छा सर, इससे पहले जब आपने बात की थी ना कि मैटर को हम डिवाइड करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं, किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, बोसाइंस एंड कंडेंसेट और प्लाज्मा में. सर व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन वाज दैट? सर दैट वाज merely based on the physical properties of the matter. But when it comes to the chemical classification, how can we classify? I'll show you. इसको प्लस करें तो what can we write ऊपर? We can say chemical classification of matter. Chemical classification of matter. How do we know that matter is chemically classified and in what manner? हम ऐसा करेंगे काम, we will simply try to make a flow chart. कैसे हम करेंगे काम? हम सिंपली ऐसे लिखेंगे कि मैटर जो है, ऐसे लिखेंगे ऊपर मैटर, इसको हम केमिकली असल में दो मेजर ब्रांचेस में बांटते हैं. यशी चाहिए कर मुशायद इतनी जुनियादिश सुबह सुबह हाँ ना पान है, मैं तो शुभ से ही कराया करूंगा. Legend Margin sir, I am your student. इसे चाहिए लोग मुझे. अच्छा अच्छा चला जा. हाँ, मैटर जो है कैसे हम इनको सेपरेट करते हैं केमिकली? सर दो तरह से. क्या क्या? सर एक होगा आपका प्योर सब्सटेंस. मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड केमिकली एज व्हाट? फर्स्ट ऑफ इट इज प्योर सब्सटेंस, और दूसरे को कहेंगे इम्प्योर. और इम्प्योर को आप इम्प्योर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मिक्सचर. एज सिंपल एज दैट. पहला होता है आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरी क्या चीज होती है बेटे? मिक्सचर. एज सिंपल एज दैट. सर केमिकली कैसे क्लासिफाई करते हैं? दो तरीकों से. प्योर सब्सटेंस में होता है आपका मैटर और दूसरा मिक्सचर. सर प्योर सब्सटेंस क्या क्या होता है? सर कल ही आपने डेफिनेशन भी लिखवाई थी और बोला भी था. स्टिल हम इसको फ्लो चार्ट बनाएंगे. क्या क्या आपने कहा था? प्योर सब्सटेंस कैन बी एन एलिमेंट और प्योर सब्सटेंस कैन बी ए. याद आया कुछ? तो इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई, क्योंकि वो कल उसका जिक्र हुआ था, इसीलिए मैंने बोला. तो इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बोथ ऑफ देम आर नथिंग बट प्योर सब्सटेंसेस. सर एलिमेंट्स का आपने तीन चीजें बताई थी, तीन चीजों से मिलकर बना. जरा बताओ मेरे बेटे, एलिमेंट किस किस चीज से बना है? शाबाश. एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड एज, शाबाश, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड वो मुश्किल कल ही बोला था ना मैंने. तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. एज सिंपल एज दैट. सर व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड्स, कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं बेटे? सर कंपाउंड भी होते हैं दो प्रकार के. क्या क्या?
शाबाश, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सर इनको पहचाने कैसे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अंतर कैसे हम पता करें? सर जब भी आप वर्ड ऑर्गेनिक लिखोगे ना तो तुरंत आप मार्क करना इसमें होगी प्रेजेंस ऑफ कार्बन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन। व्हेन इट कम्स टू इनऑर्गेनिक, क्या वहां पर कार्बन है? आप कहेंगे नहीं, as simple as that. If there is presence of carbon, you will simply call it as an organic compound. If there is absence of carbon, what will you name it? You will name it as an inorganic compound. As simple as that. अच्छा, अब इसके बाद, हाँ, अगर इसके बाद हम बात करें किस चीज की, मिक्सचर्स की। मिक्सचर कभी सुना है आपने क्या होता है? क्या आपने चाय कभी बनाई है घर पे? सर चाय जब बनाते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं जरा बता। एक गुबरा से चाय था बना है आपको, ये कितने किस बना होते हैं वहां? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी। आई एम वेरी कीन टू हियर। मंचे चिके अजवान तेल डालते, आलू डालते हैं, एम क्यों? हाँ बता बता। दूध भी डालते हैं। अच्छा अच्छा, पहले पानी, पानी को उबाला है ना, मतलब अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरा असल में गर्ज था थोड़ा लाइट माहौल करना। और दूसरी चीज ये चीज कि इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं। चाय की पत्ती डाल दी, कोई फिर अदरक भी डालेगा, कहां त्राय हो तब क्यों ना, इलायची डालता है ना, कोई किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। बिरयानी में जब इलायची आती तो अजीब सा लगता है ना। खैर, तो इलायची कोई डाल देगा, कोई अदरक डाल देगा, कोई चाय की पत्ती डालेगा, कोई चीनी डालेगा। मैं चीनी नहीं खाता हूं मिसाल के तौर पर, हालांकि बाकी सारी चीजें मैं खाता हूं, चीनी थोड़ा उतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। और उसके साथ साथ क्योंकि जिंदगी में मिठास थोड़ा कम हुई है ना, असल में यही वजह है। तो फिर हम क्या बनाते हैं बेटे? चाय बनाते हैं। क्या आपने कभी देखा है जब आप क्या नाम है इसका, ये करते हो हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग जब आप करते हो, तो जब मैंने कल भी इसकी एग्जांपल दी थी, जब हम वो धान जब लाते हैं ना घर पे, तो उसको फिर आप हस्क सेपरेट करते हैं विनोइंग से। आई बात समझ? तो उसके कई सारे मेथड से सेपरेट करने के, लेकिन वो भी तो एक तरह का मिक्सचर है। लेकिन मिक्सचर कैन बी ऑफ फर्दर टाइप्स। क्या क्या? एक हो सकता है होमोजीनस और दूसरा होता है हेटेरोजीनस। तो मिक्सचर कैन बी फर्दर ईदर होमोजीनस और इट कैन बी हेटेरोजीनस। अब ये होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होगा? शाबाश सर, होमोजीनस ऐसा मिक्सचर होता है जहां पर जो है, जहां पर जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट टू बी सीन, दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट। What I trying to say is, let's suppose we have a bottle of water and I have simply put a pinch of salt or a pinch of sugar in that particular water bottle. What will happen? I'll shake it simply for a while, and after that you cannot imagine, you cannot simply say by looking at it that this is the portion of the salt or sugar and this is the portion of the water. Why? Because the size of the particle is very tiny. What am I trying to say is that जब भी आप किसकी बात करें, होमोजीनस मिक्सचर की, सर होमोजीनस की मिक्सचर की जब बात करें तो यहां पर जो है टाइनी सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा बाय द वे, होमोजीनस और हेटेरोजीनस जो आपका मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर की एग्जांपल है बेटे सॉल्यूशन। बाय द वे, द होमोजीनस मिक्सचर जो एग्जांपल है इसकी क्या है बेटे? सॉल्यूशन है। अब उसमें भी एक टाइप आता है ट्रू सॉल्यूशन। बताओ ट्रू सॉल्यूशन किसको कहेंगे? ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे उस सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्यूट का साइज होगा लेस देन 1 नैनोमीटर। दैट्स इट। How can you call anything as a true solution? Sir, true solution is said to be a kind of solution in which the size of the solute particle should be how much? It should be less than 1 nanometer. That tiny size of the solution is nothing but the true solution. आई बात समझ? अब ये सोल्यूट कहां से आपने पैदा किए, कौन सी बात है? अब समझो, जब आपने नमक या चीनी डाल दी किसमें बेटे? पानी में। मैं अगर इधर गिलास बनाऊं, आराम से समझना, ये गिलास है और इस गिलास में मैंने क्या चीजें डाली? 2। क्या क्या सर? आपने एक तो डाला इसमें फॉर एग्जांपल शुगर और प्लस इसमें ऑलरेडी क्या चीज है? पानी। तो इसका अमाउंट है ना कुदरती ज्यादा, तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। याद रखना, पानी इसमें क्या एक्ट करेगा? एज। और इसका अमाउंट कम है तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? सोल्यूट। आई बात समझ? फिलहाल ये डेफिनेशन आपकी लेवल के लिए बहुत अच्छी है। आई बात समझ? तो दैट विल बी एक्टिंग एज अ सोल्यूट, और नीचे जिसमें आपने इसको जज़ब किया दैट विल बी नेम्ड एज व्हाट? सॉल्वेंट। अच्छा, सोल्यूट का साइज अब यहां पर वेरी करता है। अगर सोल्यूट का साइज कितना होगा? लेस देन 1 नैनोमीटर, तब जाके आपका सोल्यूशन कैसा बनेगा?
ट्रू सोल्यूशन। अच्छा, जब आपने होमोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल दी, उसको क्या कहा हमने? सोल्यूशन। फिर सोल्यूशन का भी एक और मैंने फर्दर टाइप बता दिया। लेकिन सोल्यूशन को कैसे पता चले कि ये सोल्यूशन है? सर, इसमें दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन वो ऐसे आपस में घुल गए होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता इनमें से सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। और इसमें से लाइट सिंपली जब आप डालोगे वो आर पार चली जाएगी और ये ऐसे ट्रांसपेरेंट जैसी चीज करती है। लेकिन अभी आपने सुना होगा एक चीज होती है कोलाइड, सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दीस टर्म्स? नहीं सुना है कभी? कोई बात नहीं। क्या आपने कभी सुना है कि अगर आप चाक डालोगे पानी में, वो उसमें नीचे फिर जमा जैसा हो जाता है, वो भी उसके साथ जज्ब हो जाता है, या मिट्टी डाल दी। अब आप उस मिट्टी वाली पानी में या चाक वाली पानी में एक काम करो, लेकिन कांच का गिलास ले लो, इधर से डालो आप लाइट और पूरा अंधेरा कर दो। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? सर, आपने क्या बोला करने को? अंधेरा करने को। उसके बाद एक गिलास ले लो, कौन सी वाली? कांच वाली गिलास, उसमें मिट्टी डालो। आई बात समझ? कांच वाली गिलास लेनी है, उसमें डालना है पानी, उसके बाद डालनी है मिट्टी या तो डालना है चाक, उसके बाद तुरंत आपने टॉर्च उठानी और डालनी। आप देखोगे उस मिट्टी का रास्ता आपको आगे से दिखेगा, वो कैसे ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं ना, वो आपको पूरा रास्ता दिखेगा। सर, उसको क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट, जो मैंने कहा था शायद फिजिक्स में। आई टोल्ड देयर इज अ थिंग कॉल्ड टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन, कहा था ना। तो वो जो उनकी मोशन है ना पार्टिकल्स की, उसको कहेंगे जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन। बट वो जो पाथ आपको दिख रही है थ्रू लाइट, दैट विल बी नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब वो कौन शो करते हैं? कोलाइड्स। क्या करते हैं? अब कोलाइड्स क्या होते हैं? सर, पहली चीज आपने सॉल्यूशन कहा, दूसरा कोलाइड, तीसरा सस्पेंशन। ये तीन चीजें होती है जो मिक्सचर की कैटेगरी में आती है। लेकिन इनमें अंतर क्या है? दैट इज ओनली द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। क्या मैं कह रहा हूं? द थ्री थिंग्स विच आई डिस्कस्ड हियर ओनली, आई टोल्ड यू देयर इज अ थिंग कॉल्ड solution, there's a thing called suspension, and there's also a thing called colloid. And what about these three things particularly? Sir, they all differ by a thing called what? All of them are having a common trait, that is size of solute particle. If the size of solute particle ranges between what? अगर वो रेंज करेगा, let me exactly write it, rather it would be wrong, just give me a moment. Just a moment. हाँ, अगर जो है, अगर ग्रेटर देन 10 का पावर 7 मीटर है, कहां गए? सस्पेंशन की बात अगर करें, हाँ इसकी, अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, यहां पर साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन 10 का पावर -7 मीटर। तो नैनो तो होता है -9, लेकिन -7 से अगर ज्यादा हुआ तो तब जाके इसको क्या कहेंगे? सस्पेंशन। लेकिन कोलाइड की अगर बात करें, कोलाइड की, तो इसका साइज होना चाहिए बिटवीन 10 का पावर -7 से लेकर टू 10 का पावर -9 मीटर, दैट इज नैनोमीटर तक, क्योंकि 10 का पावर -9 होता है नैनोमीटर। अगर -7 से -9 है सोल्यूट का साइज, उस वाली मिक्सचर को क्या कहेंगे? कोलाइड। अगर ज्यादा है 10 का पावर -7 से, ऐसी चीज को क्या कहेंगे? सस्पेंशन। अगर ऑलमोस्ट है बराबर नैनोमीटर, तो तब क्या कहेंगे? सोल्यूशन। तो आर वी डन विद दिस कि सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, और एक और चीज कोलाइड क्या चीज होती है। एक काम करो, आप लिखो पहले जॉट डाउन मिक्सचर, आप पहले लिखो मिक्सचर क्या होता है जल्दी से। कौन सी चीज? सिर्फ इनमें होमोजीनियस पास एक चीज है, दैट इज सोल्यूशन। इसमें सिर्फ होमोजीनियस एक चीज है, दैट इज सोल्यूशन। बाकी जितने भी मैंने बताए टाइप, बोथ ऑफ देम आर हेटेरोजेनियस सोल्यूशन, सॉरी हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अच्छा, कोई ऐसी नॉर्मल रियल लाइफ में आप बता सकते हो कोई हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, जिसमें आपको सोल्यूट और सॉलिड दूर से ही पता चले, भाई ये हो गया तेरा सोल्यूट, ये सॉल्वेंट? सोचो, शाबाश। हाँ, oil and water, very good, that's an immiscible liquid, both of them you cannot actually mix them together. Oil is little lighter than water, so that is why you can simply see them. और भी n number of things है, जैसे अभी मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप चावल में वो जो हस्क होते हैं वो भी एक तरह का मिक्सचर, बट दैट इज हेटेरोजेनियस, क्योंकि वो आपस में मिले हुए नहीं होते। इसी तरह से देयर इज जल, देयर आर सॉल, देयर इज सॉलिड सॉल, देयर इज एरोसॉल। वो क्या चीजें होती है, वो आप अगर किसी को और फर्दर इसमें रिसर्च करना है ज्यादा डेप्थ में, हालांकि उसमें सवाल ज्यादा नहीं आता है, बट यू कैन सिंपली डू वन थिंग। आप एक काम कर सकते हैं, इसमें इस वाली चीज में हम उसको सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कहते, जब हम मिक्सचर की बात करेंगे, सॉरी हेटेरोजेनियस, हम उस वक्त उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। याद रखना ये वर्ड, डिस्पर्स्ड फेज सोल्यूट के बदले, और सॉल्यूशन के बदले, सॉरी सॉल्वेंट के बदले डिस्पर्शन मीडियम, ये याद रखना ये बात।
डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। दे आर ए काउंटर पार्ट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो दे आर एन ऑल्टरनेट थिंग फॉर नथिंग बट सोल्यूट। सॉरी, ये कैसा कलर आ गया। एक होता है आपका सोल्यूट और दूसरा किसके लिए इस्तेमाल होगा? सॉल्वेंट के लिए। तो सर अगर आपने ऐसा देखा होगा कभी, मान के चलो आपके पास जल कभी आप लगाते ना बालों पे भी जल, या कोई ऐसी कोई सनस्क्रीन लगाते ना सुबह, फिर बोलते हम डॉक्टर को जल बेच दे, तो आप नहीं लगाते? अच्छा, आप नहीं लगाते, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं कहा था पे में यार, चलो बाद में बोलूंगा मैं। तो जब ये जल होता है ना, जल में किन दो चीजों का मिश्रण होता होगा? शाबाश, जल तो एक वो सेमी सॉलिड टाइप होता है, तो कहने से ये सॉलिड और लिक्विड का एक मिश्रण है आपस में, तब जाके एक जल बनाए। तो इसमें एक डिस्पर्स्ड फेज हो गया और डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज होगा फिर इसका सॉलिड, और जिसमें आपने इसको घुसाया दैट विल बी डिस्पर्शन मीडियम, वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट, या फिर उसको हम लिक्विड इधर मान लेते हैं, क्योंकि जल वैसे ही बनता है ना। इसी तरह से एरोसॉल क्या होता है? आई बात समझ? आपने अक्सर देखा होगा जो हम स्प्रे करते हैं, वो जैसे महाराज वहां बचा तो छाका से स्प्रे व्हाइट, आई बात समझ? या किसी का बर्थडे वगैरह होता है, तो वो भी तो एक तरह का आपका सोल्यूशन ही हो गया। लेकिन उसमें हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। बस ये बात आप याद रखेंगे। ये तीनों क्लियर हो गए। आप पहले लिखो मिक्सचर, जल्दी से jot down this quickly. When two or more elements quickly बेटे, or compounds, when two or more elements or compounds are mixed together, ठीक है, in any proportion, are mixed together in any proportion, for example alloys is a mixture, ALLOYS है ना, दो मटेरियल्स के मिक्सचर होता है ना, जैसे ब्रास है, जैसे आपका स्टील है। स्टील किस किस का मिक्सचर है? आयरन और कार्बन का, आयरन एंड कार्बन, स्टील। आप लिखो एलॉय, फिर आप नीचे लिख सकते हैं एलॉय की फिर एग्जांपल भी, आप लिखो स्टील, एलॉय का ब्रैकेट में लिखो एग्जांपल क्या है? स्टील लिखो, कामा नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम का, नाइक्रोम NICHROME लिखा, कामा ब्रास BRASS VSSOOLI वसूली, ये नहीं लिखना है। उसके बाद कामा एलॉय तो लिखा, वो एक मिक्सचर है। कामा एयर, कहने से एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑब्वियसली एयर लिखो। कामा पेंट्स PAINTS, पेंट जो हम रंग करते हैं, उसमें भी दो तीन चीजें मिलाते हैं ना, अलग अलग कंपोनेंट्स एटसेट्रा। नीचे लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके स्टार मार्क लिखो। आप एक और चीज आप लिखो, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये सवाल आया है बहुत बार, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा एक बात बताओ लड़कियों, आप बताओ मुझे, आप जब वो नेल पॉलिश लगाते ना कभी नेल पेंट, तो वो जो नेल पेंट है ना, उसको आप रिमूव कैसे करते हो फिर? शाबाश, बताओ, आप भी लगाते हो अल्कोहल से? बताओ, है रिमूवर, उसमें क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है उसमें? वेरी गुड, तो यू शुड नो दिस दैट नेल पॉलिश रिमूवर, अक्सर ये सवाल भी आता है, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स अ केमिकल कॉल्ड एसीटोन, है ना। तो ये किस में होता है? नेल पॉलिश रिमूवर में होता है ये एसीटोन, और ये थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देता है। आपने देखा होगा, है ना, मैंने तो नहीं लगाया, आपने शायद ऐसा महसूस किया होगा कभी। अच्छा उसके बाद आप लिखो होमोजीनस मिक्सचर क्या है, जल्दी से। होमोजीनस मिक्सचर नीचे लिखेंगे, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनस, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनस इफ, लिखा, a mixture is said to be homogeneous if its composition is
uniform, एक जैसी, if its composition is throughout. एग्जाम्पल क्या है इस चीज का? सोल्यूशन. अभी जो मैंने कहा, सोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए होमोजीनस मिक्सचर. डन. अब लिखेंगे नीचे हेटेरोजीनस. A mixture is said to be heterogeneous. A mixture is said to be heterogeneous if its composition is not uniform throughout. Is said to be heterogeneous if its composition is not uniform throughout. Example, suspension and colloid. Example, suspension and colloid. लिखा? सस्पेंशन एंड कोलाइड, जो अभी लिखा है तो ऊपर, सस्पेंशन एंड कोलाइड. स्टार मार्क करो, एक पॉइंट लिखो आप. सस्पेंशन एंड कोलाइड स्टार मार्क करके लिखिएगा. द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर की जो खसलतें होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी. द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ARER, आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स constituents, are the properties of its constituents. Full stop. नीचे एक और स्टार मार्क करो. A mixture with definite boiling point. A mixture with definite boiling point is called azeotropic mixture. एक ऐसा मिक्सचर जिसका क्या होगा? फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट विल बी नोन एज एजो, AZOTROPIC, azeotropic mixture. azeotropic mixture. अब लिखेंगे नीचे सोल्यूशन क्या होता है. नहीं बेटा थक गए. सोल्यूशन, आप कुपवारा में रहते हैं? अच्छा, अनंतनाग. उसके बाद में उज्बेकिस्तान. सोल्यूशन, ए सोल्यूशन इज ए मिक्सचर. आप भी रहते हैं साउथ साइड से, यू किस जगह? अच्छा अच्छा. ए सोल्यूशन इज ए मिक्सचर व्हेन वन और मोर, ए सोल्यूशन इज ए मिक्सचर व्हेन वन और मोर सोल्यूट्स कंबाइन, SOLUTES, सोल्यूट ना जिसका कम क्वांटिटी होता है, सोल्यूट्स कंबाइन स्लैश गेट्स डिजॉल्व्ड इन, गेट्स डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, gets dissolved in a solvent. Full stop. The particle size of the solution are smaller. The particle size of a solution are smaller than 1 nanometer. Bracket में लिखेंगे true solution. The particle size of a solution are less than 1 nanometer. या smaller than 1 nanometer. ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रू सॉल्यूशन, कॉमा हेंस पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, हेंस पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल. और अब स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये सवाल आता है. हम लिखेंगे नो टिंडल इफेक्ट इज शोन. क्या सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है? नो. उसमें पार्टिकल साइज ही छोटा है तो वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने की संभावना नहीं है. नीचे लिखेंगे नो टिंडल इफेक्ट इज शोन. अब सस्पेंशन में 2 लाइनें लिखेंगे छोटी सी. सस्पेंशन, सस्पेंशन, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. सस्पेंशन, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर in which size of the particle is between, in which the size of the particle is between, sorry,
साइज ऑफ द पार्टिकल इज नॉट बिटवीन ग्रेटर देन, सॉरी सस्पेंशन लिख रहे हैं ना, ग्रेटर देन 10 का पावर -7 मीटर, ऊपर लिखा भी है ग्रेटर देन 10 का पावर -7 मीटर, एंड इट शोज टिंडल इफेक्ट, एंड इट शोज टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन की एग्जांपल लिखेंगे नीचे। अच्छा, सॉल्यूशन की क्या एग्जांपल लिख सकते हैं आप? आप लिख लेना अपनी जगह, आप लिखो सॉल्यूशन में, अगर एग्जांपल लिखिएगा कोई बच्चा, आप लिखो सैलाइन वाटर, सॉल्यूशन में ऊपर लिखो एग्जांपल आप SALINE, सैलाइन वाटर मतलब नमकीन पानी। सैलाइन वाटर लिखा, स्लैश लिखो ब्राइन, BRINE, क्योंकि इसके दो नाम है, नमकीन पानी को सैलाइन वाटर भी कहते हैं और एक और नाम क्या है, ब्राइन। बोथ ऑफ देम आर द सेम नेम फॉर द सेम क्वांटिटी ओनली। डन। अच्छा, उसके नीचे सस्पेंशन की एग्जांपल लिखो, चॉक पाउडर एंड मडी वाटर, चॉक पाउडर एंड मडी वाटर, मिट्टी वाला पानी। अब कोलाइड, कोलाइड में लिखेंगे it's a heterogeneous mixture, colloid, it is a heterogeneous mixture in which size of particle is between solution and suspension, is between solution and suspension। ब्रैकेट में कितना है वो, 10 का पावर -9 से लेकर 10 का पावर -7 के बीच में लिखा। एंड ऑल्सो शोज टिंडल इफेक्ट, एंड ऑल्सो शोज व्हाट, टिंडल इफेक्ट। एग्जांपल ऑफ कोलाइड क्या लिखेंगे, ऑल्सो शोज टिंडल इफेक्ट। एग्जांपल ऑफ कोलाइड में लिखेंगे इंक, इंक जो इसमें होती है स्याही, इंक कम मिल्क लिखा है, मिल्क कम मिस्ट, फॉग मिस्ट वो आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में, कम फॉग, कम स्मॉग SMOG, स्मोक प्लस फॉग, कम क्रीम एटसेट्रा, दे आर ऑल द टाइप्स ऑफ कोलाइड। अच्छा, सारे बच्चे मेरे साथ ये चीज बनाएंगे। अब आपको क्या ही घर पे रखें ये चीज, क्योंकि आप तो बहुत काबिल है, आप, मुझे पता है आप नहीं करेंगे घर पे। ऐसे लिखना ऊपर, कॉम्बिनेशन लिखा, ऐसे डाल दिया, ये क्या हो गया, यहां लिखेंगे AKA ऑल्सो नोन एज, और आगे से लिखेंगे एग्जाम्पल। पहला इधर से लिखेंगे बेटा, याद रखना, अगर आपका डिस्पर्सन फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन। सर इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्पर्सन फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी, सॉरी सॉलिड इन लिक्विड पहला लिखो, नॉट सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड लिखो पहला, सॉरी सॉलिड इन लिक्विड हो गया ना पहला। दूसरा क्या लिखेंगे, सॉलिड इन सॉलिड। तीसरा लिखेंगे सॉलिड इन गैस। फिलहाल हम इतना चलेंगे, ये 3 लिखेंगे। आगे कैसे लिखेंगे सर, इसका मतलब हुआ कि इसको हम कहेंगे सॉल, एज सिंपल एज दैट, सॉल्यूशन नहीं, सॉल नाम है इसका। एग्जांपल अभी जो आपने कहा इंक, या आप लिख सकते हैं सोप सॉल्यूशन, आप लिख सकते हैं स्टार्च सॉल्यूशन, दे आर ऑल व्हाट। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कामा मॉइस्ट पेंट्स एटसेट्रा, मॉइस्ट पेंट्स एटसेट्रा, दीज आर ऑल बीइंग कैटेगराइज्ड एज अ सॉल, या कई बार इसको सॉलिड सॉल भी कहते हैं, क्योंकि डिस्पर्सन फेज सॉल्यूट ना और डिस्पर्सन मीडियम बोले तो सॉल्वेंट, दोनों अगर एक अगर सॉलिड है और दूसरी चीज क्या है, लिक्विड है, मतलब सॉलिड सी चीज को अगर आप लिक्विड में डालोगे, ऐसे हेटेरोजेनस मिक्सचर को क्या कहेंगे सर, वी विल कॉल इट एज अ सॉल, या कई बार इसको सॉलिड सॉल भी कहते हैं। सर एग्जांपल बताइए, इंक है, सोप सॉल्यूशन है, स्टार सॉल्यूशन है, मॉइस्ट पेंट्स वगैरह है। दूसरा सॉलिड इन सॉलिड, इसको हम कहेंगे सॉलिड सॉल, जो अभी मैं कह रहा था कि जब दोनों होंगे सॉलिड, वी विल कॉल दैट एज सॉलिड सॉल। एग्जांपल बताइए, कोई बच्चा सोच सकता है इसके एग्जांपल, अभी मैंने लिखवाया।
मतलब अगर आप दो चीजों को मिला रहे, दोनों सॉलिड है, एलॉयज, वेरी गुड, ब्रिलियंट। अभी जो मैंने कहा था, अगर दोनों चीजों को आपने मिलाया और दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड्स है, तो आप लिख सकते हैं क्या चीज, एलॉय। या इसी तरह से आप लिख सकते हैं जेम स्टोन्स भी, है ना, उसमें होते हैं ना अलग अलग प्रकार के स्टोन्स एटसेट्रा। इसी तरह से जो तीसरा मैंने कहा था, सॉलिड इन गैस, एक और इधर ऐड कर दो आप, लिक्विड इन गैस। क्योंकि मैंने क्यों लिखा ये दो चीजें, इन दोनों को मिला के असल में हम एक और नाम कहते हैं, वी कॉल बोथ ऑफ देम एज एरोसॉल। किसको एरोसॉल कहते हैं, सॉलिड इन गैस एज वेल एज लिक्विड इन गैस। सर एग्जांपल क्या है इन दोनों की, स्मोक, इसी तरह से स्प्रे, मारस दाला सुश्चकांश, अच्छा फॉग, क्लाउड्स एटसेट्रा। सर ये क्यों लिखा रहे, कल का डायरेक्ट आएगा सवाल, क्लाउड्स इज एन एग्जांपल ऑफ, है ना, क्लाउड्स इज एन एग्जांपल ऑफ, तुरंत आप लिखोगे इट्स एन एग्जांपल ऑफ एन एरोसॉल, डन। अच्छा अगर इसके बाद क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड, इसी तरह से होगा लिक्विड इन सॉलिड, फिर होगा लिक्विड इन गैस, सही है यहां तक, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, कितने लिखे अभी तक हमने, सातवां क्या है, गैस इन लिक्विड, अच्छा लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, तो सातवां कहां से मैंने अपना ही लिख दिया, सॉरी। तो सातवां जो है इट इज गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, और आठवां जो है आखिरी, दैट इज गैस इन सॉलिड। आई बात समझ। अब आखिरी जो सॉरी, अब ये जो पांचवा है ना, लिक्विड इन लिक्विड, इसको हम कहते हैं बेटे इमल्शन, वी कॉल दिस थिंग एज इमल्शन। इसका एग्जांपल क्या है, मिल्क, बटर और क्रीम, मिल्क, बटर और क्रीम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इमल्शन। क्योंकि दोनों जो डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। अच्छा लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल जो अभी मैंने कही थी, जेल, उसको कहते हैं जेल। जैसे आपने जेलीज खाएंगे होंगी ना, या फिर जिलेटिन जो होता है वो भी क्या होता है, एक तरह का जेल ही होता है। गैस इन लिक्विड, जिसको हम कहते हैं फोम, FOAM, फोम, जो अक्सर शेविंग वो आपने देखा ना फोम, हाँ, तो हाँ इसे लिखा भी है आगे, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम। आखिरी चीज को हम कहते हैं सॉलिड फोम, सॉलिड फोम, और इसका एग्जांपल क्या है, स्पंज, स्पंज देखा कभी आपने, हाँ, या फिर रबर, क्योंकि उसमें गैस अटक जाती है उन छोटे छोटे होल्स में। वेरी गुड। अच्छा कभी अगर आपको कोई बोले ना कि पहली बार किसने ये टर्म एलिमेंट दिया था या यूज किया था, याद रखना इट वाज रॉबर्ट बॉयल 1661 में, किसी जगह मैं लिख दूंगा। जो वर्ड एलिमेंट है ना, इट वाज बीइंग फर्स्ट यूज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल, BOYLE। तभी कहते हैं ना बॉयल्स लॉ, कभी सुना होगा आपने, इन 1661। अच्छा कोई बोलेगा आपको हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्या बोलोगे आप, बोहर, ना ना ना, एंटोन एंड लेवोजियर, ऐसे याद रखिएगा। फादर कौन है इसको, दिस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यू शुड ऑल्सो नो दिस, डन। अच्छा ये हो गया, डन। एल लेवोजियर, पहला सवाल इसी पे पूछा है RRB NTPC ने। लिखिए सवाल पहला, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। हाँ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये बेटे पर्दा ऐसे करना है, कोई बात नहीं, आपको वहां से धूप आ रही है, अब ठीक है। पहला है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसको प्लस करने वाले को आधे ले घबरा दे ले, USB है, तो क्या कोई फुल फॉर्म मान से आज बता, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं, बताओ क्या है इसका फुल फॉर्म। ओ बेटा
यूएसबी का बताओ जल्दी। यूएसबी, हाँ ना एमसेक पता मैं क्या एमसेक। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ऑर्डर। हाँ एग्जैक्टली। चलिए पहला है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ERNEST, अर्नेस्ट, RUTHERFORD। ये नाम इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि हमें आगे काम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ताकि आपको थोड़ा इनके साथ लॉय खोय हो जाए। अर्नेस्ट, ERNEST, अर्नेस्ट रदरफोर्ड लिखा। दूसरा ओटो हॉर्न, OTTOHOHN लिखा। तीसरा सी पार्ट मेंडलीव, MENDELEV, मेंडलीव लिखा बेटा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपने सुना होगा ना, इसीलिए इसका नाम इसमें आया। अच्छा फोर्थ वन एंटोन लेवोजियर, ANTOINELEVOISIER लिखा। तो इसका आंसर क्या है बेटे? डी पार्ट है। इसका आंसर है यही डी पार्ट जो अभी मैंने लिखाया। अच्छा 2019 में आया हुआ सवाल आप लिखेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ए, इसको आप शॉर्ट में लिखा करो कैपिटल BEC, होता पता ही है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC इज ए। ऑप्शन ए CDS में आया है। ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ऑप्शन बी प्लाज्मा, देखो कैसे कैसे अजीब सी बातें कर रहे हैं। ऑप्शन सी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और ऑप्शन डी स्टेट ऑफ कंडेंस्ड मैटर। क्या लगता है आपको? स्टेट ऑफ कंडेंस्ड मैटर, और इसमें जो इसने लिखा है एक और चीज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बताओ क्या होता होगा? शाबाश, ऑब्वियसली बात है ना, और कितना कौन सा स्टेट है ये? अच्छा अब लिखेंगे आप write down dash are SSC CGL dash are homogeneous mixtures of dash are homogeneous mixtures of two or more compounds, sorry components, two or more components, dash are homogeneous mixtures of two or more components. Option A amalgams, इधर मैं लिख रहा हूं amalgams. ऑप्शन बी सॉल्यूशंस, आराम से पढ़ो डेफिनेशन क्या बोली इसने। ऑप्शन सी एंजाइम्स, एंड ऑप्शन डी इमल्शंस। बाय द वे जब भी आप वर्ड एमलगम सुनोगे ना, एमलगम होता है कॉम्बिनेशन, आई बात समझ, लेकिन यहां पर प्रेजेंस होगा किसका? मरकरी का। तो एमलगम होता है a combination of mercury with other things. It can be any other thing, but there should be presence of what? Mercury. तो याद रखो amalgam एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है। इधर होगा presence of Hg, Hg बोले तो mercury, जो किसमें होता है? थर्मोमीटर में, है ना। एक क्रिस्टल होता है, सिल्वरी इसका होता है कलर, है ना। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या सवाल एक बार ही पढ़ो फिर से। डैश आर आय, शाबाश। मिक्सचर तो है, उससे पहले क्या अल्फा जिसने लिखा, इसमें फिर क्या आएगा? तो इसमें इतना क्या सोचना है, तुरंत मार दो ना टिक। जब इसने बोला होमोजेनस मिक्सचर तो खत्म बात, सॉल्यूशन। एसएससी सीजीएल का सवाल है, वेरी गुड। आगे लिखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। ये बहुत बार आया है, बहुत बार। आप लिखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। Which one of the following is called dry ice? Option A solid carbon dioxide,
ऑप्शन बी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, लिखा पहला सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, सी लिक्विड नाइट्रोजन, और डी लिक्विड अमोनिया। शाबाश, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, तो इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। आप लिखो एक और, ये सीडीएस में आया है, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोहम्मद फरीद, बिल्कुल आप सही उत्तर आपका है। अच्छा, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन एटम इज नॉट करेक्ट, उधर इसको अंडरलाइन करो, इसने बोला इज नॉट करेक्ट, उधर आप करते हो काम फिर करेक्ट को ढूंढते रहते हो। आई बात समझ, पहले सवाल सुना करो, इज नॉट मतलब आपको गलत को चुनना है। पहला ऑप्शन एटम्स आर ऑलवेज, आर इसने गलत लिखा, आप देखो एटम्स ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, एटम्स ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, लिखो बेटा, atoms always combine to form a molecule. B option, atoms are the basic units, atoms are the basic units from which molecules and ions are formed, from which ion क्या बोला मैंने, molecules and ions are formed. C option, atoms are always neutral in nature, atoms are always neutral in nature. Or D, atoms aggregate, D option, atoms aggregate in large numbers to form the matter, that we can see, feel and touch, that we can see, feel and touch. जरा बताओ क्या है बेटे फिर इसका, सी पार्ट है इसका, एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। अरे क्या हो गया आपको, the incorrect among them is पहला, atoms always combine to form, तो ये तो कभी नहीं, ये तो हमेशा नहीं होता ना, इसलिए लिखा है। फिर से मैं कहूंगा, whenever there is a rational statement and extreme statement, उसके ऊपर आप ध्यान रखा करो। इसने बोला always, हमेशा कहां ये कंबाइन करते, किसमें नहीं, लेकिन इसमें तो ज्यादा ही गलत इसने बोला है, हालांकि दोनों एक्सट्रीम है, बट एक्सट्रीम पे ज्यादा आप ख्याल करा करो। वेरी गुड। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, सही बात तो है, मैंने कब बोला नहीं बनाता, हाँ यस। अच्छा एक सेकंड, कौन से सुबुद वैसा, आज एक और सवाल लिखो, आखिरी मेशपाइट से थे गुबरा, आखिरी आप लिखो, हीरो वही तो, क्योंकि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा, ये आपको आना चाहिए सवाल। राइट डाउन, द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस ऑन वन सनी डे इज, द टेम्परेचर of a place, the temperature of a place on one sunny day is 113 degree Fahrenheit, 113 degree Fahrenheit, full stop. The Kelvin scale reading of this temperature will be, the Kelvin scale reading of this temperature will be, option A 318 Kelvin, option B
45 केल्विन, ये आपके लिए होमवर्क है। ऑप्शन सी 62.8 केल्विन एंड ऑप्शन डी इज 335.8 केल्विन। आपको इससे पहले भी मैंने ये पांचों स्केल्स, आई होप आपको याद होगा, मैंने बताई थी आपको। देयर आर 5 स्केल्स इन विच वी कैन एक्चुअली मेजर द टेम्परेचर। क्या क्या? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, रीमर एंड रैंकाइन। आई टोल्ड यू अर्लियर। एंड मैंने सबको कहा था कि किसमें कितने डिविजन्स होते हैं। आई बात समझ? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फ़ारेनहाइट को केल्विन्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, कल इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर उठाएंगे।